प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। जेएसएससी को ध्यान में रख करके लगातार हम लोग अपने प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रेप्टिलिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आप सबको ज्ञात है कि रेप्टिलिया से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं, उन्हीं को लेकर के हम आज चर्चा करने वाले हैं। यह एग्जाम पॉइंट की श्रृंखला है, आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। सेशन को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए, अपने मित्रों को शेयर भी कर दिया करिए। पहला प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पहली पॉइंट आपके सामने है, ठीक है, रेप्टिलिया का। अब आपको इसका आंसर बताना है। आंसर क्या होगा आपको बताना है। एमनियोटा समूह में सरीसृप, पक्षी वर्ग व स्तनधारी वर्ग आते हैं। कह रहा है एमनियोटा समूह की अगर बात करेंगे, ग्रुप एमनियोटा में, तो आपके सरीसृप आ जाते हैं यानी रेप्टिलिया आ जाते हैं, एप्स पक्षी वर्ग आ जाते हैं, और मैमल्स यानी स्तनधारी वर्ग आ जाते हैं। इनमें भ्रूणी अवस्था में बाह्य भ्रूणी कलाएं यानी एमनियान, एलेंटॉयस इत्यादि का निर्माण हो जाता है, अतः इन्हें एमनियोटा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। पहली महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है रेप्टिलिया या सरीसृप समूह के अंतर्गत सम्मिलित प्राणी अधिकांशतः स्थलीय होते हैं। कह रहा है रेप्टिलिया या सरीसृप समूह के अंतर्गत सम्मिलित यानी आने वाले प्राणी ज़्यादातर कैसे होते हैं, ज़्यादातर प्राणी कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर प्राणी पाए जाते हैं आपके, आप कहेंगे ज़्यादातर प्राणी कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर प्राणी हो जाते हैं स्थलीय यानी स्थल पर पाए जाते हैं। इनका शरीर सल्क युक्त यानी सल्क से ढका होता है, त्वचा से ढका रहता है, ठीक। इनकी खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर यानी इनके खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के आधार पर इन्हें सिनेप्सिडा, पेरिप्सिडा, यूरेप्सिडा, एनेप्सिडा के नाम से जाना जाता है। कह रहा है कि इनके गुहाओं में उपस्थित जो है खोपड़ी में उपस्थित गुहाओं के कारण इन्हें सिनेप्सिडा, पेरिप्सिडा, यूरेप्सिडा, एनेप्सिडा, योंग डायोप्सिडा नाम से जाना जाता है। उपसमूहों में बांटा भी गया है। कितने उपसमूह में बांटा गया? सिनेप्सिडा, पेरेप्सिडा, यूरेप्सिडा और आपका जो है एनेप्सिडा तथा डायोप्सिडा उपसमूह में बांटा गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें यह एग्जाम पॉइंट श्रृंखला आपके परीक्षा के रिवीजन के लिए, आपने परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट कर ली, अब आपको रिवीजन करना है, और रिवीजन के लिए इससे अच्छी जगह कहीं और नहीं हो सकती जितना अच्छा आप रिवीजन यहाँ पे कर रहे हैं। यह एक एक एग्जाम पॉइंट आपकी परीक्षा में आपको एज ए प्रश्न के रूप में दिखाई पड़ेगी। आप मेरा भरोसा करें, आप इसे पढ़ें और मन से पढ़ करके पेपर दीजिए, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए, यूरोमेटिक्स में अवस्कर द्वार 3 खंडों में बटा होता है, जिसमें काप्रोडियम अग्रखंड में, जिसमें मूत्राशय और रेक्टम खुलते हैं। कह रहा काप्रोडियम जो है ये अग्रखंड में पाया जाता है, जिसमें मूत्राशय खुलता है और क्या खुलता है, जहां पे मूत्राशय खुलता है और रेक्टम खुलते हैं उसे कार्पोडियम कहते हैं, और यह अग्रखंड में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका यूरोडियम। यूरोडियम अवस्कर का मध्य खंड होता है, यूरोडियम अवस्कर का मध्य खंड होता है, जिसमें मूत्र जनन गुहा संबंधित होती है। उसके बाद आ जाता है प्रोक्टोडियम। प्रोक्टोडियम पश्च खंड होता है, जिसमें मैथुन विषयक यानी मैथुन से संबंधित थैली पाई जाती है। तो इन तीनों का काम समझ में आ गया। 3 होते हैं, आपका हो गया प्रोक्टोडियम हो गया, और उसके बाद आपका यूरोडियम हो गया, और जो है कार्पोरेडियम होगा। कार्पोरेडियम अग्रखंड है, यूरोडियम मध्य खंड है, और जो प्रोक्टेडियम है यह लास्ट खंड है। अग्रखंड में क्या होता है? अग्रखंड में मूत्राशय और रेक्टम पाए जाते हैं। यूरेडियम जो मध्य खंड है इसमें मूत्र जनन गुहा पाई जाती है, और प्रोक्टेडियम में जो है क्या पाए जाते हैं? आपके मैथुन विषयक अंग पाए जाते हैं। यूरोमेटिक्स अगला पॉइंट है आपका। यूरोमेटिक्स हृदय में 2 अलिंद तथा 1 निलय पाया जाता है। यूरोमेटिक्स के हृदय में 2 अलिंद और 1 निलय पाया जाता है, यानी 3 कक्षकों से बना होता है, अपूर्ण पट वाला होता है। निलय एक शंक्वाकार कक्ष है जिसकी दीवारें मोटी और स्पंजी होती हैं। हालांकि इसमें निलय की संरचना
ऐसी होती है कि ऑक्सीजनेट रक्त डीऑक्सीजनेट रक्त आपस में मिल जा नहीं पाते। कह रहा है कि ऐसी संरचना होती है कि ऑक्सीजनेटेड रक्त और डीऑक्सीजनेटेड रक्त एक दूसरे से मिल नहीं पाते, यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ऐसी दीवार पाई जाती। अगला प्रश्न आपका, घड़ियाल लेबल कहते हैं आप, घड़ियाल यहाँ पे गेबलिडी कुल का मगरमच्छ है जिसे सरीसृप जंतु कहा जाता है। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे, देखिए इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल भी कहते हैं। कह रहा है इसे मछली खाने वाला मगरमच्छ या फिश ईटिंग क्रोकोडाइल के नाम से भी आप जानते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम गेबियल्स गेंगेटिकस है। कह रहा है कि इसका वैज्ञानिक नाम जो है गेबियल गेंगेटिकस है। तो ये जो है मछली खाने वाला मगरमच्छ। मगरमच्छ या घड़ियाल सरीसृप वर्ग के असमतापी प्राणी होते हैं। ऐसे दो तरह के प्राणी होते हैं, एक समतापी प्राणी होते हैं, एक असमतापी प्राणी होते हैं। एक को आप कहते हैं वार्म ब्लडेड, एक को कहते हैं कोल्ड ब्लडेड। एक क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, ठीक है। एक ऐसा है कोल्ड ब्लडेड। इनके बॉडी का टेम्परेचर वायुमंडल के तापमान के अनुसार बदलता रहता है। अगर वायुमंडल का तापमान बढ़ता है तो इनके ब्लड का टेम्परेचर का भी तापमान बढ़ जाता है। अगर इनका तापमान वायुमंडल का घटता है तो इनके ब्लड का तापमान भी घट जाता है, जिसकी वजह से इन्हें असमतापी प्राणी कहते हैं, यानी सम नहीं है कौन तापमान, इनके बॉडी का तापमान सम नहीं होता है। क्रोकोडिलिया गण के सदस्य होते हैं। ये अंडज अर्थात ओबीपेरस होते हैं, ये अंडे देते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ओबीपेरस कहा जाता है। अंडे देने के कारण अंडज होते हैं। इनमें थीकोडांट प्रकार के दंत विन्यास पाए जाते हैं। इनके दांत एक प्रकार के सॉकेट में स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, थीकोडांट कहते हैं। इनका ऊपरी जबड़ा हिलाने अर्थात ऊपरी नीचे करने में असमर्थ होते हैं, यानी ऊपरी जबड़ा इनका नहीं हिलता, ऊपरी जबड़ा इनका स्थिर रहता है, असमर्थ होता है। मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है, मगरमच्छ के हृदय में फोरामेन ऑफ पेंजी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया किसके हृदय में पाया जाता है, तो याद रखिएगा मगरमच्छ के हृदय में पाया जाता है। नामक एक छिद्र पाया जाता है जो बाएं महाधमनी को दाएं महाधमनी से जोड़ता है। कह रहा, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड, कह रहा कि फोरामेन महाधमनी, एक सेकेंड, हाँ आ गया। कह रहा कि फोरामेन ऑफ पेंजी ये जो है महाधमनी को दाएं महाधमनी से बाएं महाधमनी को दाएं महाधमनी से जोड़ता है। इनका हृदय 4 कक्षकों में विभाजित होता है। सरीसृप किसकी बात कर रहा है, उसका मगरमच्छ का। सरीसृप समूह में प्रायः अपूर्ण 4 कोष्ठ के हृदय वाले असमतापी प्राणी पाए जाते हैं। वर्ग रेप्टिलिया यानी क्लास रेप्टिलिया के उपवर्ग एनेप्सिडा, कह रहा है कि वो क्लास रेप्टिलिया के सब क्लास एनेप्सिडा के लियोनिया गण के सदस्य में जबड़े बिना दांत के होते हैं। कह रहा जबड़े बिना दांत के होते हैं, यानी जबड़ों में दांत नहीं पाया जाता। इन्हें दांत श्रृंगी चोंच तथा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। उदाहरण जैसे कि चिलोन है, ट्राइनिक्स है अर्थात कछुआ आदि। जबकि उपवर्ग डायोप्सिडा के गण, जो डायोप्सिडा है इसके जो गण होते हैं, रिंकोसिफेलिया गण, स्क्वेमेटा तथा क्रोकोडिलिया में दांत पाए जाते हैं। ठीक हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी खूब पूछा जाता है, जैकॉब्सन आर्गन। जैकॉब्सन आर्गन जो है, ये जैकॉब्सन आर्गन जो है अंग, जैकॉब्सन का अंग सरीसृप वर्ग के जंतुओं अर्थात मुख्य रूप से सांपों में पाया जाता है। जैकॉब्सन अंग किस में पाया जाता है, स्नेक्स में पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट, जैकॉब्सन का अंग यानी जैकॉब्सन आर्गन जो है किस में पाए जाते हैं, स्नेक में पाए जाते हैं। यह घ्राण से संबंधित होते हैं, यानी सुगंध जो निकलता है, सुगंध को सूंघने की क्षमता पाई जाती है, तो घ्राण से संबंधित अंग होते हैं। सर्प हवा के द्वारा कंपन या आवाज सुनने में असमर्थ होता है। हवा के द्वारा कंपन या आवाज सुनने में असमर्थ होता है क्योंकि इसके कर्ण में बाह्य छिद्र टेम्पनिक कला, स्ट्रेचियन कैनाल तथा मध्य कर्ण गुहा अनुपस्थित होता है। सांप में अंतःकर्ण योंक कालुमेला ऑरिस उपस्थित होता है।
यह भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन के प्रति संवेदनशील होता है। सांप में विषैले सर्प माफ करिएगा, भारत में विषैले सर्प बहुत मिलते हैं। लगभग 350 भारतीय प्रजातियों में से 69 बहुत कम मिलते हैं, गलत लिखा है, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। 350 भारतीय प्रजातियों में से 69 विषैले सर्प होते हैं। इनमें से 29 प्रजातियां समुद्री हैं। कह रहा है कि जो आपके 69 है उसमें से 29 कहाँ है, समुद्री हैं, बाकी 40 स्थल पर पाई जाती हैं। समुद्री सांप अधिक विषैले होते हैं। समुद्री सांप अधिक विषैले होते हैं। नाग या कोबरा 2 से 2.5 मीटर तक लंबा होता है, जबकि शेष नाग या नागराज, कह रहा जबकि शेष नाग या नागराज जो है ये 5 से 6 मीटर तक लंबा हो सकता है। पिट वाइपर, पिट रहित वाइपर से 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। करैत, पिट वाइपर और पिट रहित वाइपर 1 से 2 मीटर तक लंबे होते हैं। पिट वाइपर के सिर पर, जो पिट वाइपर होता है के सिर पर बड़ी सल्कें तथा नेत्रों एवं बाह्य नासा छिद्रों के बीच में एक गड्ढा सा होता है। सभी वाइपर या हाइड्रोफिश अर्थात समुद्री सर्प जरायुजी होते हैं, जबकि करैत तथा कोबरा अंडयुजी होते हैं। कह रहा है जबकि करैत तथा, कह रहा है कि ज्यादातर जैसे समुद्री जो है सभी वाइपर और हाइड्रोफिश अर्थात समुद्री सांप जरायुजी होते हैं, यानी बच्चे पैदा करते हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देखिए छूट रही थी बीच में। कह रहा है कि सभी वाइपर और हाइड्रोफिश जो समुद्र में पाए जाने वाले सांप होते हैं ये सभी बच्चे पैदा करते हैं, जबकि करैत और कोबरा ये अंडयुजी होते हैं, यानी अंडे देते हैं। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ, कैसे छूट गया भाई, अंडे देते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा इसी का एक हिस्सा इधर आ गया, एक कहाँ भाग रहे हो, रुक जाओ। हाँ, धामिन, अजगर, दोमुखी सांप विषविहीन होते हैं, मतलब विषहीन होते हैं। धामिन, अजगर और दोमुखी सांप जो होते हैं इनमें विष नहीं पाया जाता, यानी विषहीन होते हैं। आपको बता दें, बिहार बोर्ड के लिए जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे हैं, बिहार के लिए आपका बैच 28 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। बिहार जूलॉजी का बैच जो है उस बैच का नाम आपका बैच फर्स्ट है और बैच सेकंड, 2 बैच स्टार्ट हो रहे हैं, एक जूलॉजी के लिए एक बॉटनी के लिए। दोनों क्लासेस आपको 28 तारीख से मिलनी शुरू हो जाएंगे, 28 जून से। क्लासेस पूरी तरह से आपके लिए निःशुल्क है, आप इसका हिस्सा बन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, चला जाए आगे। आगे कह रहा है कि बोया, और बैच का नाम क्या है, मंजिल। बैच का नाम क्या है, मंजिल बैच है। मंजिल बैच आपका स्टार्ट हो रहा है कब से, 28 जून से स्टार्ट हो रहा है। 28 जून से यह बैच आपका चलेगा, कब तक, जब तक कि आपका पेपर ना हो जाए। बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं। बोआ कांस्ट्रिक्टर को लाल पूंछ बोआ या सामान्य बोआ भी कहा जाता है। बोआ कांस्ट्रिक्टर को लाल पूंछ बोआ या सामान्य पूंछ बोआ भी कहा जाता है। यह बड़ा विषहीन भारी शरीर की सांप की प्रजाति है जिसे पाला भी जाता है। कह रहा है जिसे पाला जाता है। यह सरीसृप वर्ग का सदस्य है। विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डी, विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालु से मुखग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं, जिसे मैक्सिली दंत कहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। विषैले सांपों की विष ग्रंथियां रूपांतरित अधरोष्ट अर्थात लेबियल ग्रंथियां होती हैं, याद रखिएगा। कह रहा है कि ये जो हैं कैसी होती हैं, लेबियल बदल जाओ भाई, लेबियल ग्रंथियां होती हैं। कैसी ग्रंथियां होती हैं, लेबियल ग्रंथियां, जो कि किसके समान हैं, आपकी लार ग्रंथियों के समान, तथा विषदंत रूपांतरित मैक्सिलरी दंत होते हैं। सांप या सर्प सरीसृप वर्ग के प्राणी हैं। सांप या सर्प जो हैं ये सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं। और इनकी बात अगर हम करें, सांप या सर्प जो हैं सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं। अगर इनकी बात हम करते हैं, प्राणी होते हैं, यह स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प प्रायः विषहीन होते हैं। कह रहा है कि जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं वह प्रायः विषहीन होते हैं, यानी इनमें विषैले नहीं होते हैं।
ये आमतौर पर झीलों के शांत जल, घास के मैदानों, दलदल, तालाबों, खाड़ियों एवं धीमी गति से बहने वाले नहरों में भी पाए जाते हैं। कोबरा का विष न्यूरोटॉक्सिक होता है। पूछा गया प्रश्न है, कोबरा का विष जो होता है कैसा होता है? न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसके प्रभाव से रोगी में तंत्रिका ऊतक नष्ट हो जाते हैं। कह रहा है इसके प्रभाव से रोगी में तंत्रिका ऊतक क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं तथा पेशियां मुख्यतः श्वास संबंधी निष्क्रिय हो जाती हैं। कह रहा पेशियां मुख्यतः श्वास संबंधी जो होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। कह रहा रोगी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिमोरल फिमोरल ग्रंथि नर छिपकली की जांघ के निचले पृष्ठ में पाई जाती है, जिससे उत्पन्न स्राव समागम के दौरान मादा छिपकली को कसकर पकड़ने में सहायता करती है। यूरोमेटिक्स का सामान्य नाम स्पाइनी टेल्स लिजर्ड है। कह रहा है यूरोमेटिक्स का सामान्य नाम स्पाइनी टेल्स लिजर्ड है। यह सरीसृप वर्ग का एक प्राणी है। इसका शरीर 4 विशिष्ट भागों यथा सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में बटा होता है। इसकी पूंछ कांटेदार होती है। इसकी पूंछ कैसी होती? कांटेदार होती। यूरोमेट्रिक्स के अग्र पश्चिम कशेरुकाएं के सेंट्रम के पृष्ठ तल से जुड़ी सेवरान हड्डी पाई जाती है, जो कि वाई के आकार की होती है। सेवरान हड्डी किसके आकार की होती है? तो आप कहेंगे सेवरान हड्डियां जो होती हैं वाई के आकार की होती। कैसी होती? वाई के आकार की होती है। यह सेवरान हड्डी पश्चपुच्छी कशेरुकाओं में उपस्थित होती है। प्रोटोथीरिया या न्योम सरीसृप दोनों में अवस्कर उपस्थित होता है। इनकी कशेरुकाओं में एम्फीफाइसिस उपस्थित होता है। इनमें टी के आकार के इंटरक्लेविकल उपस्थित होता है। ये लक्षण प्रोटोथीरिया तथा सरीसृप में बंधुता दर्शाते हैं। अगली पॉइंट है आपकी जाइगोस्फीन तथा जाइगेंट्रा नामक अतिरिक्त प्रवर्ध पाइथोनोमार्फा सर्प तथा इग्नोइडी की कशेरुकाओं में होते हैं। अगला है हार्न्ड्रेटोड सरीसृप वर्ग से संबंधित है। यह प्रायः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको में पाया जाता है। इसमें शुष्क वातावरण के प्रति खत्म हो गया प्रति संवेदना पाई जाती। ठीक है, तो ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट पॉइंट रेप्टिलिया से। मुझे उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। रेप्टिलिया के बाद अब हम लोग कहाँ चलेंगे? रेप्टिलिया के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और रेप्टिलिया के बाद आगे बढ़ने के बाद अच्छा इधर होगा भी ना। हाँ, अनुकूलन होता है। ठीक है, ये तो है अनुकूलन होता है। यह मुख्य चींटियों के भक्षण करता है। सरीसृप को एनेप्सिडा उपवर्ग से अतिरिक्त अंतर्गत आते हैं। इनमें कंपाल की छत अविच्छिन्न होती, इनमें टेम्पोरल क्षेत्र उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका हिस्सा था। कैसा लगा आप जरूर कमेंट कर बताइएगा। अपने मित्रों को भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।